जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट हिंदू श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 सामान्य अध्ययन 2018 का मॉडल पेपर है ये। ठीक है, धकाधक अगर आपको 50 नंबर 50 लेके आने हैं तो कम से कम इस वीडियो के एनालिसिस देख के चले जाना। लाइक से सब्सक्राइब तो तुम्हारी मर्जी पे है, महा कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। लेकिन आज मैं बता दूं, आज मेरे भाई का बर्थडे है और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। मैंने उसे फोन कर दिया है कि भैया कम से कम एक पेड़ तो लगा ही देना, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मैं बता दूं इसके साथ साथ कि ये जो है आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगी, जीएस का तड़का आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397850110 पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है जो आपके सामने इस समय दिख रही है। हो कोई भी एग्जाम, ले लो महासंग्राम। कितना है? 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम शुरू करने वाला हूं। कब से? 11 जून से, ठीक है। ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, किसी भी हो, कहते हैं ना, कोई भी एग्जाम हो, हेन तेन लालटेन दिया बत्ती अगरबत्ती, कोई भी एग्जाम हो, सब ले लो, ठीक है। महासंग्राम चैनल, चलो आ जाओ। आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है म्यांमार, जापान, भारत और नॉर्वे। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहा जाता है, ठीक है ना। जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? एन, ठीक है ना। जापान, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, वो कौन से हैं वो समझो। होक्काइडो, इनका क्रम भी वही है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है ना। ये 4 प्रमुख द्वीप हैं और इनका क्रम नॉर्थ से साउथ है। इनके पूछने का क्रम भी यही रहता है कि नॉर्थ टू साउथ जापान के द्वीपों को लगाइए। जापान पर 2 बार परमाणु बम गिरा था, एक बार गिरा था हिरोशिमा पर और दूसरी बार गिरा था आपका नागासाकी पर, ठीक है। तो हिरोशिमा पर कब गिरा था? ये गिरा था 6 अगस्त को और दूसरी बार गिरा है 9 अगस्त को। सन एक ही है, 1945। डन, 1945, ठीक है। याद कैसे रखना है? ना से नागासाकी, ना से 9। अब का सोच रहे हो कि हिरोशिमा वाला भी बताएं कोई ट्रिक? अरे भैया, जब 2 ही डेट है, 6 और 9, और नागासाकी वाला 9 सेट हो गया है, तो दूसरे की सेटिंग हिरोशिमा के साथ करा नहीं सकते हो? ये भाई साहब कैसे इंसान हो, हैं। चलो, थोड़ी सी खांसी है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ऐसे ही सफेद हाथियों के देश की बात करें मैं लिखता हूं सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? वो आपका थाईलैंड। डन, वो क्या होता है? थाईलैंड, ठीक है भाई। इनको हटाते हैं। एक आता है गोल्डन ट्रायंगल। क्या आता है? गोल्डन ट्रायंगल। और एक आता है गोल्डन क्रीसेंट। देखो ये सब अफीम वाले क्षेत्र कहलाते हैं। भारत के पूरब में गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है भाई। गोल्डन ट्रायंगल है तो कौन कौन है उसमें? म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है, ठीक है। ये 3 देश आते हैं। और गोल्डन क्रीसेंट ये भारत के पश्चिम में है, तो उसमें कौन कौन है? उसमें देखो ईरान हो गया उसमें क्या हो गया? एक ईरान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया और तीसरा पाकिस्तान हो गया। तो 3 इसमें है, ठीक है। इनको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि गोल्डन क्रीसेंट में क्या है? पाई है। क्या है? पाई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इतना समझ में आ गया? देखो अब दूसरी चीज समझो कि नार्वे क्या आ गया इसमें? नार्वे, नार्वे की राजधानी क्या है? नार्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। नार्वे की मुद्रा क्या है? नार्वे की मुद्रा है क्रोन, ठीक है। ये ओस्लो वही है जहां नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस चीज का? शांति का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, ठीक है। समझ में आ गया? म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपीताओ। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है क्यात। अच्छा, मुद्रा तो समझ में आ रहा ना, जैसे भारत देश की मुद्रा क्या है? रुपया, ठीक है ना। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, ऐसे ऐसे ही म्यांमार की भी मुद्रा है, उसको क्या बोलते हैं? क्यात बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन के दौरान मताधिकारी की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन आपके 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। 61वां संविधान संशोधन 1989 या फिर 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 क्या था? उसमें था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है भाई। और 56वां संविधान संशोधन 1987 क्या था? इसमें क्या किया गया था कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को राज्य का दर्जा दिया और दमन और दीव को
दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। समझ में आ गया? दमन दीव को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब एक मैंने आपको बताई थी जो एक्स्ट्रा में है, वो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो वो ग्राम पंचायतों को लेकर के हुआ था। ठीक है भाई, ग्राम पंचायतों को लेकर हुआ था, अच्छी बात है। पर ये किस अनुसूची में जुड़ा था? तो ये जुड़ा था 11वीं अनुसूची में। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन वो नगर पंचायत को लेकर किया गया था। और 21 अनुसूची में जुड़ा था, ये 12वीं अनुसूची में जुड़ा था। ठीक है भाई, कैसे याद रखना है? देखो, जब हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 10 में 1 जोड़ देना, वो 11 हो जाएगा। ठीक है। और जब इन दोनों का नंबर जोड़ेंगे वो हो जाएगा 11, और 11 में 1 जोड़ देना तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो तुमसे पूछता क्या है क्वेश्चन, वो समझो। वो पूछता है कि 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची के तहत है? तो वो 12वीं अनुसूची है। और जब 73वां संविधान संशोधन पूछेगा तो क्या बताओगे? वो 11वीं अनुसूची। इतना समझ में आ गया? जो बता रहा हूं वैसे कर लो, नेता बनने की जरूरत नहीं है, जितना कह रहा हूं उतना करो। नेता बनने के लिए बहुत लोग हैं, कल वोटिंग हो गई है। ठीक है, तुम बस खाली रिजल्ट देखो, तमाशा। सब्सक्राइब करके जाया करो यार, पता नहीं क्या सोचते रहते हो तुम लोग। चलो, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर को। देखो, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात होती तो फिर क्या मनाते? 5 सितंबर को। कौन सा मनाते? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अपने देश का। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये जो अपने देश का शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। ठीक है भाई, ये कौन थे? ये देखो, देश के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम क्या थे? ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ठीक है भाई, कुछ और बातें हैं, जैसे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। अच्छी बात है। तो सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? उन्हें दिया गया था राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था। अच्छी बात है। पर एक बात और है, देखो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। वो 3 लोग कौन थे? एक मूवी आई थी RRR, RRR, यही तो मूवी आई थी। अब उसमें देखो कैसे कनेक्ट करना। एक आर से क्या निकल के आए? राधाकृष्णन जी निकल के आए। एक आर से निकल के आएंगे राजगोपालचारी जी, राजगोपालचारी जी। ठीक है। और एक आर से निकल के आएंगे रमन जी, ये वैज्ञानिक हैं, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। तो देखो कैसे हो गया, राधाकृष्णन आर से सी राजगोपालचारी, यहाँ से राजगोपालचारी हो जाएगा, और आर से सी वी रमन, यहाँ से ये हो जाएंगे रमन साहब। तो RRR मूवी हो गई। ऐसे ही भारत रत्न 3 लोगों को मिला था 1954 में, लेकिन पहले सबसे पहले किसे मिला था? तो राधाकृष्णन को। डन हो गया। चलो, किसके किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक देव? देखो, खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1699 में। 1699 में किया किसने था? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है भाई, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1666 में। ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब समझो क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह 2 बेटे, एक फतेह सिंह और एक जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको क्या किया था? इन्हों जो है, इन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। किसने चुनवा दिया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मुगलों में शासन करता था, उसका नाम था वजीर खान। ठीक है ना, वो सेना नायक था, तो उसने दीवार में चुनवा दिया किसको? फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। इसीलिए प्रत्येक 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं लोगों की याद में। ये समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब समझो। गुरु तेग बहादुर, ये गुरुओं के 9वें गुरु हैं, 9वें नंबर के ये गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनकी लड़ाई किससे चली? औरंगजेब से। औरंगजेब ने इन्हें फांसी दिलवा दी। ठीक है ना। अच्छा, एक 5वें गुरु थे जिनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। और उनकी लड़ाई किससे चल रही थी? उनकी लड़ाई चल रही थी जहांगीर से। जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी थी। ठीक है ना। तो 5वें गुरु का मुकाबला सीधे डायरेक्ट मुगलों से हुआ, 9वें गुरु का मुकाबला डायरेक्ट मुगलों से हुआ। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैंने बता दिया। गुरु हरगोविंद ये 6वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? 6वें नंबर। और इन्होंने सैनिक स्थापना शुरू कर दी थी, क्योंकि 5वें नंबर के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनको मुगलों ने मरवा दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में ये हुआ कि अपनी ही रक्षा हमें करनी होगी, अपने धर्मों की रक्षा, अपने विचारों की रक्षा करनी होगी, इसलिए हम शस्त्र उठाएंगे। ये किसने कहा? गुरु हरगोविंद ने कहा। तो इन्होंने सैनिक प्रथा भी चालू कर दी थी। ठीक है। गुरु नानक देव की बात करें, ये पहले गुरु हैं। कौन है? ये गुरुओं के, सिखों के पहले गुरु हैं। कौन? गुरु नानक देव। इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। ठीक है ना, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, संगत और पंगत को। ठीक है ना। चलें आगे, आइए। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, कृष्णा या फिर ताप्ती नदी पर?
तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। देखो ऑप्शन आपके महानदी, सतलुज, कृष्णा और ताप्ती। देखो ये किस नदी पर है, ये है सतलुज नदी पर, ठीक है ना। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल। अच्छा ये देखो भाखड़ा भी अलग है, नांगल भी अलग है, दोनों कम से कम 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन बोलते क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर, सतलुज। सतलुज नदी कहाँ निकलती है, देखो ये निकलती है तिब्बत से। अच्छा भाई तिब्बत से कहाँ, तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। अच्छा तो मानसरोवर झील में भी कहाँ, वो निकलती है राकसताल से, ठीक है, राकस ताल से, वहां से निकलती है। अच्छा तो फिर इंडिया में कहां से एंट्री करती है, इंडिया में जो एंट्री करती है वो हिमाचल प्रदेश वाले राज्य से एंट्री करती है, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से एंट्री करती है, तो कहां से एंट्री करती है, वो करती है रोहतांग दर्रे से। डन, इतना समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलुज नदी। महानदी ये कहां पे है, कौन सी परियोजना इस पे आती है, एक तो इस पे आती है हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी, हीराकुंड परियोजना कहां पे है, महानदी। महानदी कहां बहती है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में अधिक जिसने कवर कर रखा हुआ। कृष्णा पे कौन सी है, कृष्णा पे है ऊपरी परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना, ठीक है ना। कृष्णा पे है ऊपरी कृष्णा परियोजना, ठीक है। और ताप्ती में कौन सी है, ताप्ती में है काकरापारा। कौन सी है, काकरापारा। काकरापारा कहां पे है, गुजरात वाले क्षेत्र में। काकरापारा कहां पे हो जाएगी, गुजरात वाले क्षेत्र में। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लाइक से सब्सक्राइब ना क्यों, नहीं कसम है तोरे ऊपर। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। इनमें से कोई नहीं, ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। देखो सूर्य ग्रहण की बात है, एक ट्रिक बता देता हूं, पीसीएस। जब सूर्य ग्रहण पूछे तो क्या लगाना है, पीसीएस। एग्जाम देने नहीं जाना है, पहले समझो। पी से क्या हो जाएगा, पृथ्वी, सी से क्या हो जाएगा, चंद्रमा, और एस से क्या हो जाएगा, सूर्य। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो तुम्हारा पीसीएस बन जाता है। वो कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण वाला होता है, समझे। हाँ लेकिन सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो कसम है तुम्हारे ऊपर, सब्सक्राइब कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीटीई क्या है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, और ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। ये अधिनियम आया था 1993 में, 1993 में यह अधिनियम आया था, ठीक है। चले, शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रक्रियाओं की निगरानी करना किसका काम है, एनसीटीई का, ठीक है। चलो जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, 24 हैं, 25 हैं, 20 हैं या फिर 22 हैं। देखो जैनवाद के अनुसार जो है तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए है 24 तीर्थंकर, ठीक है भाई। 24वें तीर्थंकर कौन है, वो है महावीर स्वामी जी। कौन है, महावीर स्वामी। इनका जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है, वो प्रतीक का नाम है सिंह, ठीक है। तो पहले वाले कौन थे, पहले थे बाबू ऋषभदेव। एक सेकंड, चलो पहले कौन थे, वो हैं ऋषभदेव, ठीक है ना। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, सांड है, ठीक है ना, सांड है या फिर बैल भी रखते हैं, ठीक। चलिए अब क्या है कि 25वें तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 24 ही थे, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में याद रखते हो कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 4 ब्रह्मचार्य तो थे हुई, साथ ही साथ उन्होंने 5वां जोड़ा, इन चारों से एक अलग हटके क्या था, ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने 5वां क्या जोड़ा था, वो था आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है भाई। 22वें नंबर पे कौन था बाबू, देखो 20वें पे पहले समझ लो, 20वें पे कौन था बाबू, तो 20वें पे थे मुनि सुब्रत जी। कौन थे, एक सेकंड, हाँ मुनि सुब्रत जी, ठीक है। इनका जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या था, वो प्रतीक था कछुआ। डन। अच्छा 22वें नंबर पे कौन था, 22वें नंबर पे थे अरिष्ट नेमी। उनका नाम क्या है, अरिष्ट नेमी, ठीक है। और इनका प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक है आपका शंख। डन हो गया। चलो नेक्स्ट है आपका कि चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित होता है मार्बल में, क्वार्ट्जाइट में, ग्रेनाइट में या फिर स्लेट में। देखो चूना पत्थर जो है वो जब परिष्कृत होगा, जब उसका रूपांतरण होता है तो वो किस में परिवर्तित होगा, मार्बल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, ये कैल्साइट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्साइट का, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का स्फटिकीय रूप होता है क्या, कैल्साइट। और कैल्साइट ही जब टूटता है तो फिर क्या बन के आता है, वो मार्बल बन के आता है। डन हो गया, अच्छी बात है भाई। आगे इसमें क्या हो सकता है, देखो अब आता है क्वार्ट्जाइट। अच्छा क्वार्ट्जाइट किसका रूपांतरण है, तो क्वार्ट्जाइट जो है वो बलुआ पत्थर का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, बलुआ पत्थर का, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट खुद रूपांतरित जो है, पहले ग्रेनाइट रहेगा फिर उसका जो रूपांतरण होकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, नीस कहलाता है,
ठीक है, ग्रेनाइट क्या कहलाएगा, नीच कहलाएगा। स्लेट जो है वो बनता है, क्या करता है, वो बनता है किससे, बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है ना, बेसाल्ट चट्टानों से फिर स्लेट का भी निर्माण होता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों, यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सहकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी है यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। ऑप्शन नंबर डी है यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। देखो, एक बैंक और शेड्यूल बैंक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी की आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, कितने आदमी को, बताइए, 12 सदस्य, 15, 6 या फिर 9 सदस्यों को। देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है भाई, तो राज्यसभा में है ये, ठीक है, अच्छी बात है। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, देखो संविधान के आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 2 में यह बात कही गई है, सब क्लॉज 2 में, 20 नहीं 2 में, ठीक है ना, 80 के 2 में यह बात कही गई है राज्यसभा में कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अच्छा, तो 12 सदस्य वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बाबू साहित्य के क्षेत्र में कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक सेवा से कोई व्यक्ति जुड़ा हो, तो उनको जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है वो मनोनीत कर देगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, एक ट्रिक है आपकी, सरल सरल, उसको कैसे याद रखना है कि संसद किस आर्टिकल में है, 79 में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, 80 में है, और लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो वो है 81 में। डन हो गया, चलें आगे, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, कथा साहित्य में, साहित्यिक कार्य एडवेंचर में, विज्ञान में, या औषधि में। देखो, जो बुकर पुरस्कार की बात करते हैं उसको जीता जाता है कथा साहित्य, ऑप्शन नंबर ए फिक्शन राइटिंग। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें किसी भी देश के लोग होते हैं जो कुछ कहानियां लिखते हैं, कुछ कथाएं लिखते हैं, पर उसका अनुवाद जो है आपको अंग्रेजी में ही करना है। तो अंग्रेजी इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 लोगों को शामिल करना ही पड़ेगा भाई, एक आदमी लिखेगा तो दूसरा जो है अनुवाद करेगा। ठीक है, इस बार जो है मैन बुकर पुरस्कार जो मिला है वो कैरोस नाम की एक कथा है, एक कहानी है, उसको मिला है। ठीक है ना, और किस व्यक्ति कौन से हैं, ये देखो, एक का नाम है जेनी एर्प बैक, और दूसरे हैं माइकल हॉफमैन। क्या नाम है उनका, माइकल हॉफमैन। ये 2 व्यक्ति हैं और इन दोनों को मिला क्या, मैन बुकर पुरस्कार। इसमें से एक ने कथा लिखी है और एक ने उसकी राइटिंग की है, यानी कि अंग्रेजी में उसका सही से अनुवाद किया है। डन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा खंभा संप्रत्यय पर संदर्भित करता है, न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका और कार्यपालिका। देखो, चौथा खंभा अगर स्तंभ लिखते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वैसे चौथा खंभा क्या है, प्रेस में। ठीक है ना, अब चौथा खंभा, हमारे क्या खंभा को पता क्या बोलते हैं, दारू को। अब चाहे वो दारू हो, चाहे बियर हो, चाहे महुआ वाला 70-80 रुपया वाला, अरे भैया पी लो, उसके बाद फिर दुनिया के राजा तो तुम ही हो। समझ में नहीं आता। एक बार कोनो न्यूज चैनल था, उसने क्या क्या, दीपक करके कोई नाम था उसका, भैया पी के आया था, भाई साहब पी के आया था, न्यूज कर रहा था, गजब ही मजे दे रहा है। हमको लगता है वो चौथा स्तंभ की जगह खंभा को सीरियसली ले लिया था, हमारा वाला खंभा समझ लिया था कि नहीं पीने वाला है। चलो, भारतीय नेपोलियन किसे कहा था, सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। देखो, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ठीक है भाई, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अच्छी बात है। इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर भारत में 9 राजाओं को और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को परास्त किया था। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे, नॉर्थ अपॉन साउथ, ऐसे करके 9/12 आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे, उनका नाम क्या था, हरिसेन था। अच्छी बात है, तो हरिसेन ने क्या लिखी है, हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, ये भी बहुत सही बात है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या एक पुस्तक है, नहीं, इसका एक स्तंभ लेख है, अशोक ने स्तंभ लेख बनाया था, उसी स्तंभ लेख पर हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो समुद्रगुप्त किस वंश थे, तो ये गुप्त वंश से थे। किस वंश से थे, गुप्त वंश से। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की, श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद कौन आए, घटोत्कच आए। घटोत्कच के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम आए। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया, समुद्रगुप्त आए। और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आए।
ठीक है ना। यही चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इन्हीं चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से कौन कौन से थे तो समझोगे, एक कालिदास थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घटकरपर थे, छपड़क थे। ठीक है, ये सारे लोग किसमें थे, ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि उनके 9 रत्नों के दरबार में समाहित होते थे और उनको सुशोभित करते थे उनके दरबार को। ठीक है, चलिए, कालिदास की एक रचना क्या है, मेघदूतम है। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की हैं। ठीक है भाई, सम्राट अशोक के बारे में, पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लो। चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं, ठीक है, जिनके एक गुरु का नाम क्या है, चाणक्य है। ठीक है, और सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना, उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में वो अपना जो है दान पात्र कुछ दिए और उसके बाद अपनी बेटी को दिए, कार्नेलिया को विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ ही साथ उधर से सेल्यूकस निकेटर ने एक दूत को भेजा था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, इंडिका। डन हो गया। अच्छा, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड है ही नहीं, पैसे से रिलेटेड है ही नहीं, एक्चुअली ये राजनीति की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, राजनीति से संबंधित यह पुस्तक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं अशोक के बारे में। अशोक वही हैं जो राजा बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है ना, अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है भाई, 269 बीसी में ये गद्दी पर आए, कोई बात नहीं। 261 बीसी पे इन्होंने कलिंग पर हमला कर दिया। कहां पर हमला कर दिया, कलिंग पर, और काफी खून खराबा किया। इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम है शुभद्रांगी। क्या नाम है, शुभद्रांगी। ठीक है ना, पुराणों में अशोक को राणे अशोक कहा गया है, देव नाम प्रिय कहा गया है। ठीक है ना, ये सब किसके नाम है, ये सब अशोक के नाम है। ठीक है, देखो मन कहे तो ललका घंटिया दबाई दियो, तनी मजा आ जाए। देखो, अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तब तो हम तुम्हारा हौसला इसे 7वें आसमान तक पहुंचा देंगे, लेकिन तो हमारा ही हौसला तोड़ने में लगा रहा हो तो कैसे मजा आए बाबू। चलो, नेक्स्ट है कि शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं, ख्याल और ध्रुपद के, इनमें से कोई नहीं, ख्याल या फिर ठुमरी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठुमरी के। तो शोभना गुरुटू किसके प्रवर्तक हैं, ठुमरी के प्रवर्तक हैं। एक्चुअली इनका जो नाम है वो नाम है भानुमति शिरोडकर। भानुमति शिरोडकर, ये उनका नाम था। ठीक है ना, इन्हें जो है ठुमरियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठुमरियों की रानी कहा जाता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। मंगल, बुध, बुध शुक्र, पृथ्वी मंगल, या पृथ्वी एवं बुध। देखो, सौरमंडल के निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब ये नहीं कि नीच आदमी, नहीं नहीं नहीं, नीच और नालायक नहीं। निकृष्ट का मतलब होता है कि सूर्य के नजदीक कौन है। जैसे पृथ्वी तो नजदीक है सूर्य के, लेकिन पृथ्वी से भी कौन सा सबसे ज्यादा नजदीक है, वो सूर्य से। तो देखो, इसमें 2 ऑप्शन निकल के आएंगे। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से 2 ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। एक मंगल बुध हो गया और एक कौन सा है, बुध शुक्र। तो ऐसे में आप कौन सा चूज करेंगे, वो चूज होगा बुध शुक्र, कि सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा आएगा, यही जोड़ा नजदीक आएगा, बुध और शुक्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। देखिए, रेटिनॉल का जो सामान्य नाम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए है। तो विटामिन सी का क्या नाम है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कोई बात नहीं। तो विटामिन डी का बताओ। अरे भाई साहब, अब क्या बताओगे, तो इसका नाम क्या बताओगे, कैल्सीफेरॉल। क्या बताओगे, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी का क्या बताओगे बाबू, वो रहेगा आपका थायमीन। देखो, अब जैसे मैंने बोला अरे भाई साहब, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ढूंढ रहा हूँ क्या होगा क्या, नहीं, मुझे एक ट्रिक पता है, मैंने वो ट्रिक अपने दिमाग में बैठाई और फिर मैं सीधा सीधा लिखता चला गया तुम्हारे लिए। देखो, अब ट्रिक क्या है, देखो तुम देखो, रथ एक टॉफी। अब कैसे होगा समझो, मुझे यह पता था, मैंने वही ट्रिक घुमा दी। और ये है विटामिन ए यानी रेटिनॉल, ये है विटामिन बी यानी थायमीन। ठीक है ना, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन एफ फ्लुकोनॉल। समझ में आ गया, ये विटामिन एफ हो गया। अब देखो, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी सी डी ई और एफ मतलब वो विटामिन के, सॉरी विटामिन के क्या हो जाएगा, फ्लुकोनॉल। ये डन, समझ में आ गया ना। एफ नहीं बाबू, 6 होते हैं, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। कौन कौन से, पाकिस्तान श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान, और भारत और श्रीलंका। देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पाक जल डमरू मध्य का मतलब ये नहीं होता कि एक लाइन में कहीं ना कहीं ऑप्शन में पाकिस्तान दिखे, कोई मतलब नहीं है। देखो, 2 ऑप्शन में पाकिस्तान घुसेड़े बैठा हुआ है आयोग वाला, तो आपको ये नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना रहेगा, भारत और श्रीलंका। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस बात को आप समझो कि पाक जल जमुना मध्य किसके बीच है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, वो रेखा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, वो होती है आपकी मैकमोहन रेखा, ठीक है। चलो, अब आता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक जल संधि है जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, उसको याद रखना चाहिए, वो क्या है, डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि है, डोवर जल संधि, ठीक है। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार नहीं था, अनुच्छेद 350, 356, 280, 324। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो 324, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 350 में भाषा के बारे में बात कही गई है, ठीक है। 356 में आपातकाल के बारे में बात कही गई है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है और राष्ट्रपति शासन होता है। देखो 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, आपातकाल तीन तरह के हो जाएंगे, 352, 356 और 360। अब एक वाले में, पहले वाले में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात लगता है। हालांकि अभी तक जो है वो वित्तीय आपात नहीं लगा हमारे देश में, ठीक है। 280 में क्या होता है, वो वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई 280 में, तो वित्त आयोग के बारे में। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललका घंटिया जब मन हो तब दबाई दिया बाबू। चलो आओ, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या केरल का। देखो जो पोंगल त्योहार है वो किसका है, तमिलनाडु का। अरे यार, ये आइसक्रीम वाले भी डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो अब आपको बताना है कि पोंगल त्योहार किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या फिर केरल का। देखो पोंगल जो है वो किसका हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का ए, तमिलनाडु का। लेकिन अगर ये पूछता है कि अट्टुकट पोंगल कहाँ का है, अगर ये पूछे, रुको देखो, अट्टुकटी पोंगल, ठीक है, तो ये फिर कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल का। अगर ये पूछता है ओणम कहाँ का है, तो वो कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, ठीक है ना। डन। पश्चिम बंगाल के में क्या फेमस हो जाएगा, दुर्गा पूजा। क्या हो जाएगी, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की फेमस है। अच्छा, तो असम में क्या फेमस है, असम में एक त्योहार, कौन सा त्योहार फेमस है, वो है बिहू। कौन सा फेमस है, वो है आपका बिहू। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। देखो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ये कब बना, ये बना था 2 जून 2014 को, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आज 5 तारीख है ना, तो 3 दिन पहले ये बना था, 2 जून 2014 को, 10 साल पहले, ठीक है भाई। अब क्या है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अच्छा, अब इसके बारे में समझो। देखो उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ, वो था उत्तराखंड। कौन था, उत्तराखंड, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ, वो था छत्तीसगढ़, ठीक है, समझ में आता है। और फिर बिहार से अलग कौन हुआ, तो वो था आपका झारखंड, ठीक है ना, झारखंड। अब समझो इसमें क्या करना है, कैसे याद रखना है। इसमें याद रखना है, सबसे पहला नाम आप रखोगे छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। कैसे, ट्रिक कैसे याद रखनी, देखो उसको याद रखनी है छौझा से। कैसे, छौझा। अच्छा, इन सब की सन तो एक ही है कि सन 2000 में ये सब अलग हुए, ठीक है। इनकी डेट अलग अलग है, एक की डेट है 1 नवंबर, एक की डेट है 9 नवंबर और एक की डेट है 15 नवंबर। याद हो गया, कैसे याद रखना है, छौझा से 1, 9 और 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की संसद का क्या नाम है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है। देखो जापान की संसद का नाम बताइए, ऑप्शन आपका शोरा, मजलिस, डायट या नेसेट। देखो जापान की संसद का नाम है ऑप्शन नंबर सी, डायट है। तो फिर नेसेट किसका है, नेसेट जो है वो इजराइल का है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, उसको बोलते हैं नेसेट, ठीक है। शोरा और मजलिस, अच्छा मजलिस किस संसद के नाम है, देखो मजलिस जो है वो 2 संसद इसमें आते हैं। कौन आते हैं, 2 संसद, एक तो आपका आता है ईरान आएगा और एक आ जाएगा आपका मालदीव। मालदीव वही बाबू मोइजू वाले, मोइजू जो राष्ट्रपति बने थे, मोइजू मारपीट करवाने गए थे, ठीक है ना। चलिए, और शोरा, देखो पूरा नाम क्या हो जाता है, मजलिस ए शोरा। तो मजलिस ए शोरा जो है उसमें कौन आता है, उसमें आती है आपकी सऊदी अरब। कौन आती है, सऊदी अरब। सऊदी अरब वही है जिसकी राजधानी रियाद है और जिसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। चले, ओमान की राजधानी कहाँ है, देखो ओमान की राजधानी ऑप्शन है रियाद, रामल्ला, अबू धाबी या मस्कट। तो ओमान की राजधानी कौन सी है, वो है आपकी मस्कट। क्या है ओमान की राजधानी, मस्कट है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है आपकी रियाल, ठीक है भाई। रियाद किसकी राजधानी है, अभी बताया है, सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी भी मुद्रा रियाल है,
ठीक है। अबू धाबी, ये अबू धाबी अगर आप मुझसे करंट इस समय देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा मैं तो यूएई के पीछे हाथ धो के पड़ा हूं, और जितना बता रहा हूं बार बार बता रहा हूं ताकि आप उतना तो कम से कम सही से याद करो। लेकिन आपका क्या है ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। क्यों? क्योंकि आपने ठेठी लगाए बैठे हो। देखो, यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की अबू धाबी। और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। डन, ठीक है भाई। अब क्या फंसा मामला? फिलिस्तीन में राम अल्लाह। देखो, फिलिस्तीन की कहते हैं कुछ लोग कि फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? राम अल्लाह थी, ठीक है ना। लेकिन अब फिलिस्तीन के कुछ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी जो राजधानी है वो यरूशलेम है। जेरूशलम कह सकते हो, यरूशलेम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? यरूशलेम। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किसका मुख्य त्योहार है? अब बताओ भैया। अभी जो एनालिसिस करके आया हो शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पहले, लेकिन अब यहीं पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 में था शायद, अब यहीं पे फिर आ गया। देखो, इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन का एनालिसिस करो। क्या पता आयोग जो है केवल ऑप्शन से ही कई क्वेश्चन मार देता है, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आता। आप लोग को लगता है बस क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगाया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगाया, आगे बढ़ो। सारे चैनल वाले तो भाई साहब यही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को क्या सोचता है। मजा आ रहा वहां पे, लो भैया मजा, जाओ खेलो सजा। चलो, बिहू किसका मुख्य त्योहार है? वो है असम का, ठीक है ना। असम का ये मुख्य त्योहार। अच्छा, गुजरात का एक डांस है, उसको क्या बोलते हैं? गरबा, ठीक है भाई। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है बाबू? बताओ। इसको बोलते हैं नौ कलेवर। क्या बोलते हैं? कौन सा त्योहार बोलते हैं? नौ कलेवर, ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्या है? पश्चिम बंगाल को तो बता के आए हैं अभी, दुर्गा पूजा। डन हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ऑप्शन है आपका कि अनुच्छेद 29, 51, 12 या फिर 15। देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका 51। थोड़ा सा समझो कि ये है किसमें 51 कहां से लिया गया? इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की, यानी मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, ठीक है भाई। ये लिया कहां से गया? ये लिया गया है यूएसएसआर से, यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, जिसमें रूस और सारे देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो देश थे ये सब उसमें थे, जॉर्जिया, ठीक है भाई। अब क्या है, कब इसको शामिल किया गया? देखो, 42वां संविधान संशोधन आया था। कब आया था? 1976 में। इसको तभी शामिल किया गया। अच्छा, कौन सी समिति बनी थी? तो समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति। कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि तब जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, यानी मौलिक कर्तव्य, तो शुरुआत में कितने थे? वो 10 थे, ठीक है। लेकिन अभी तो 11 है, तो 11वां कब बढ़ा? यानी वो जो 1+ हुआ है, वो 1+ कब हुआ है? तो देखो, जो 1+ हुआ था वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब समझो ये किस भाग में है? ये भाग 4 का में है। अच्छा, तो भाग 4 में क्या है? सिर्फ भाग 4 की बात करोगे तो भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। चलो, अब समझो कि भाग 3 में इंपॉर्टेंट क्यों है। भाग 3 देखो, कई ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ, जैसे आर्टिकल 29, ये भाग 3 में आता है। तो अच्छा, तो भाग 3 में ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, ठीक है ना, उनके हितों के बारे में बात होती है। 12 में क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा दी है कि राज्य क्या होते हैं। ये वो वाले राज्य नहीं होते जो आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये सब देखते, नहीं, वहां राज्य की परिभाषा संविधान में दूसरी दी हुई है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 15 में क्या है? यहाँ पे है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। समझ में आया? किस हिसाब से भेदभाव नहीं होगा? धर्म है, लिंग है, वर्ण है, जाति है, जन्म स्थान, इन सब 5-6 मार्गों पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ये सब भाग 3 के पार्ट है, ठीक है ना। ये सब मौलिक अधिकार हो गए। केवल ऑप्शन बी जो आपके यहाँ पर सही जवाब दिया हुआ है वो क्या है? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, और वो किस भाग में है? भाग 4 का में है। डन भैया। चलो, अगर इस सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम विटामिन मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम। कब से? 11 जून से। चाचा, फूफा, नाऊ, ताता, भैया जो भी हैं, हेन तेन लांटेन या दिया बत्ती अगरबत्ती, सबको शामिल करो इसमें। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम, 10,000 प्रश्नों का हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।